हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं राकेश कुमार शर्मा कौटिल्य परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं नए टॉपिक में। अपना नया टॉपिक है आज का वेव थ्योरी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये एसएचएम हमने पढ़ लिया, न्यूटन साहब की थ्योरी हमने पढ़ ली, और भी कई थ्योरी हमने पढ़ी हैं। उन थ्योरी के बाद में टॉपिक ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनका यूज भी इसके अंदर हम लोग करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए, इस टॉपिक के अंदर मैं जो आपको बताऊंगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दो थ्योरी हैं जो हमारे आगे के सफ़र को तय करेंगे। आपको क्या डिस्कस करना है, किसके बारे में डिस्कस करना है, क्या अज्यूम करना है, क्या अज्यूम नहीं करना है। हम लोग वेव के बारे में बहुत पढ़ते हैं, लेकिन मैंने देखा है जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके मेरे पास लगातार कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर वेव थ्योरी अपने को समझ में नहीं आती है। समझ में नहीं आने का रीज़न क्या है, हम लोग वेव के बेसिक्स को नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जो वेव है, वेव के जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स को हम लोग पढ़ते हैं और ना कोई टीचर डिटेल में इसको डिस्कस करता है। हम डायरेक्ट वेव पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब वेव से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, वेव से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं अलग अलग क्वेश्चन में किसी में कुछ मान रखा है, किसी में कुछ मान रखा है, किसी में कुछ अजम्पशंस हैं, किसी में कुछ अजम्पशंस हैं। तो ये चैप्टर जो डिस्कस करेंगे इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा वेव का सफ़र क्या है, वेव स्टार्ट कहाँ से हुई और रियलिटी में वेव खत्म कहाँ पर हुई, वेव का नेचर क्या होता है, कहाँ पर हमको पार्टिकल नेचर मान के चलना है, कहाँ पर हमको थ्योरेटिकल नेचर मान के चलना है, कहाँ पर डुअल नेचर मान के चलना है, और वेव के डिफरेंट केसेस को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूटन साहब की थ्योरी बताऊंगा वेव से रिलेटेड क्या होती है, फिर हाइजन साहब की थ्योरी बताऊंगा। इन दोनों थ्योरी को कंबाइन करके आइंस्टीन साहब है, आइंस्टीन साहब ने इनको बोला न्यूटन साहब को तेरी भी थ्योरी गलत है भाई, तेरी भी गलत है, मैं जो दूंगा वो सही है। फिर उन्होंने क्या दिया, न्यूटन साहब की और इन दोनों की कंबाइन करके ड्यूअल नेचर बताया, जिसको हम आज पढ़ते हैं। आज जो कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग वेव का, क्या पढ़ते हैं हम लोग, ड्यूअल नेचर पढ़ते हैं। और किसने दिया था अपने को? आइंस्टीन साहब ने दिया था। लेकिन इन्होंने क्या क्या बताया और कहाँ पर ये थ्योरी फेल हो गई, वो एक्सेप्शंस इनके पढ़ेंगे। वेव फ्रंट का पढ़ेंगे, वेव फ्रंट का कंसेप्ट इन्होंने दिया था और वेव फ्रंट कितने टाइप से बनता है, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे वेव का, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट लगभग क्या है, सेम है। YDSE पढ़ेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, यहाँ से न्यूमेरिकल आपका बनेगा। शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पढ़ेंगे। अगर मैं किसी भी माध्यम में लाइट के रास्ते में कोई भी ऐसा मीडियम रख लेता हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास कुछ है, तो वहाँ से वेव फ्रंट मेरा कितना शिफ्ट हो जाएगा, या फिर जो फ्रिंज बनेगी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी उसके बारे में, और कौन कौन सी वेव फ्रंट मेरे को स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलेंगी, कौन कौन सी मिस हो जाएंगी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले मैंने लिखा हुआ है न्यूटन साहब की कॉर्पस्कल्स थ्योरी। इस कॉर्पस्कल्स थ्योरी को न्यूटन साहब की पार्टिकल थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिकल थ्योरी। क्यों पार्टिकल थ्योरी? इसलिए बताएं, इन्होंने बताया कि जो वेव होती है, वेव एक पार्टिकल है, लाइट का क्या है, फोटोन है। फोटोन का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि कोई भी अपने पास जो सोर्स होता है, मान लेता हूँ ये मेरे पास सोर्स है, ये कोई बल्ब है, जब यहाँ से बल्ब से लाइट एनर्जी निकलती है, क्या होगी, बल्ब से लाइट एनर्जी जाती है तो रेगुलर वेव नहीं जाती, फोटोन्स की फॉर्म में जाते हैं, एनर्जी के पैकेट से जाते हैं। क्या जाते हैं? एनर्जी के पैकेट से जाते हैं। एक पैकेट को हम लोग एक फोटोन बोलते हैं। जो पैकेट जाएगा एनर्जी का, उसको इन्होंने क्या मान रहा है, पार्टिकल मान लिया, उसको कार्पोस्कल मान लिया। क्या मान लिया? कार्पोस्कल। उस चीज़ को अज्यूम करके इन्होंने कुछ वेव के बारे में अपने तथ्य पेश किए, अपने कुछ ये कंसेप्ट बताए उनको, वेव का नेचर कैसा रहेगा। अगर ये नेचर आपको कहीं पर भी मिलता है एनर्जी का, तो समझ जाइए क्या है, वो फोटोन है, वेव है। तो पार्टिकल नेचर बताया इन्होंने वेव का। इन्होंने कहा था लाइट इज मेड अप ऑफ टेनी इलास्टिक एंड लाइट पार्टिकल्स। जो लाइट है अपने पास, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो फोटोन्स हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं, इलास्टिक इन नेचर होते हैं। इलास्टिक का मतलब क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती। अगर दीवार से टकरा गया, किसी भी चीज़ से फोटोन टकराएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा तो एनर्जी को लॉस कर देगा। एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, उसकी कंजर्व रहेगी। और लाइट पार्टिकल बहुत ही कम वेट का होता है, वेट की बात ही नहीं करते फोटोन के केस में, ठीक है। तो कैसे होगा, टिनी होगा, इलास्टिक होता है, और लाइट पार्टिकल होगा जिसके पास वेट नहीं होगा। और जो फोटोन मूव करेगा आगे, फोटोन लाइट की स्पीड से मूव करेगा, और वो स्पीड इक्विवेलेंट टू किसकी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। चलिए, एनर्जी स्ट्राइक विद रेटिना एंड प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। और उन्होंने कहा हमको कोई भी चीज़ दिखती है तो क्या होता है, वो फोटोन आता है लाइट का, हमारी आंख के रेटिना के साथ में टकराता है, रेटिना से टकराता है, सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट करता है, अपने को वस्तु क्लियर दिखाई देने लगती है। ये न्यूटन साहब ने अपने को बताया। तीसरा, कॉर्पस्कल्स या फिर पार्टिकल ऑफ डिफरेंट कलर आर ऑफ द डिफरेंट साइज। यहाँ ट्रू फॉल्स आप में पूछ सकता है। इसको न्यूटन्स की क्लासिकल थ्योरी और कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन की
क्लासिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके नाम 3 नाम हो गए, न्यूटन साहब की पार्टिकल थ्योरी, न्यूटन साहब की कॉर्पस्कल्स थ्योरी और न्यूटन साहब की क्लासिकल थ्योरी। तो इन्होंने कहा था अगर हम अलग अलग कलर की लाइट को लें, रेड कलर की लाइट को, वॉयलेट कलर की लाइट को, ग्रीन कलर की लाइट को, येलो कलर की लाइट को, अलग अलग कलर की लाइट को लेंगे तो सबके फोटोन अलग अलग साइज़ के मिलेंगे। ऐसा नहीं है सेम साइज़ के मिलेंगे, सबके फोटोन क्या मिलेंगे अपने को, अलग अलग साइज़ के मिलेंगे। तो आपको ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है कि न्यूटन साहब की क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, डिफरेंट कलर्स, फोटोन ऑफ द डिफरेंट कलर, या फिर पार्टिकल ऑफ द डिफरेंट कलर, या फिर कॉर्पस्कल्स ऑफ द डिफरेंट कलर हैज़ द डिफरेंट साइज। बिल्कुल ट्रू रहेगा, अपने पास डिफरेंट साइज का होगा। तीसरी चीज़। चौथी चीज़, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी चीज़ को देखा, कोई पर्सन गया, उस पर्सन को मैंने देखा, वो पर्सन क्या हुआ, किसी खम्भे के नीचे जाके छुप गया, खम्भे के पीछे जाके छुप गया, तो लाइट ऐसे नहीं जाएगी जी, लाइट जाएगी और ऐसे करके खम्भे से बैंड हो जाएगी कि ये बैठा भाई आदमी, ऐसा कभी नहीं होगा। लाइट स्ट्रेट निकल जाएगी, वो पर्सन अपने को खम्भे के पीछे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। सेकंड, फेल टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये लाइट की 3 प्रॉपर्टी होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास? लाइट की इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी होती है, अभी बताऊंगा मैं आपको इसी चैप्टर में क्या होती है। लाइट की डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी डिस्कस करेंगे। लाइट की पोलराइजेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी डिस्कस करेंगे। तीनों प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को लाइट शो करती है, लेकिन न्यूटन साहब ने जो थ्योरी दी वो न्यूटन साहब की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। तो न्यूटन साहब की थ्योरी यहाँ से फेल होना स्टार्ट होगी। क्या होगी कि न्यूटन साहब ने जो लाइट की थ्योरी दी है, पार्टिकल थ्योरी, वो क्या है, गलत है। पार्टिकल नेचर की लाइट नहीं होती। चलिए, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज मोर। अब न्यूटन साहब ने सबसे जो ब्लंडर किया, सबसे बड़ा ब्लंडर ये था, इन्होंने बता दिया कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और रेयर मीडियम में क्या होती है, कम होती है। लेकिन हम जब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं तो आपने देखा होगा ग्लास में, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ग्लास में लाइट की स्पीड होती थी 2 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड। वहीं पर मैंने एयर में बताई थी, एयर में होती है 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो एयर तो रेयर मीडियम हो गया और ग्लास क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। डेंसर मीडियम में कम मिली और रेयर मीडियम में क्या मिली, ज़्यादा मिली। तो न्यूटन साहब की थ्योरी यहाँ पर भी गलत हो गया, ये कंसेप्ट भी। तो न्यूटन साहब के 2-3 पोस्टुलेट्स ऐसे थे जो क्या हो गए, गलत हो गए। तो साइंटिस्ट ने मिलकर के क्या कर दिया, सारे ट्रांसलेशन इस थ्योरी को क्या कर दिया, नकार दिया कि लाइट की वेव थ्योरी नहीं, वो पार्टिकल नेचर नहीं होता है, लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं होता है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, अपने पास आए हाइजन साहब। हाइजन साहब ने वेव नेचर दिया, क्या दिया, वेव नेचर। इन्होंने कहा जो लाइट है, लाइट जब आगे जाती है, लाइट इज नथिंग, इट इज़ द एनर्जी फॉर्म। और एनर्जी क्या है, डिस्टर्ब करेगी मीडियम को। तो ओवर आउट जो मीडियम है मेरे पास, मीडियम में एक डिस्टर्बेंस होती है। लाइट क्या है, लाइट इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। और वो डिस्टर्बेंस किस फॉर्म में होता है, वो वेव की फॉर्म में होता है। कैसे होगा, वेव की फॉर्म में होगा। किसी भी सोर्स से लाइट निकलेगी, मीडियम में जाएगी, मीडियम को डिस्टर्ब करेगी, फिर वो आगे करके जाएगी तो वेव की फॉर्म में जाएगी। हाइजेनबर्ग साहब ने बताया, बिल्कुल सही बात लोगों ने मान लिया। और जो इनर्शिया होगा मीडियम का, जिस मीडियम में लाइट चलेगी, उस इनर्शिया मीडियम का क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, इनर्शिया जीरो होगा, नेट जीरो इनर्शिया होगा। इनर्शिया जीरो का मतलब क्या होगा, नेग्लिजिबल मास होगा। क्या होगा, नेग्लिजिबल मास होगा। जो भी पार्टिकल रहेंगे मीडियम में, उनके मास की हम लोग बात नहीं करेंगे, मास की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो मास इनर्शिया क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। सेकंड जो पोस्टुलेट इन्होंने दिया, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ द वेव एंड कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। जो डिस्टर्बेंस होगा वो वेव की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, और अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को साथ में लेके चलेगा। जब इन्होंने एनर्जी और मोमेंटम की बात की तो इन्होंने जो हम लोग पढ़ते थे डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्या है, कोई भी पार्टिकल अपने साथ में एनर्जी और वेवलेंथ को अटैच करके रखता है, मोमेंटम भी उसके पास होता है। तो इस चीज़ को भी वेरीफाई कर दिया, लोगों को थोड़ा ट्रस्ट बना जी, सही थ्योरी है। इनका अगला पोस्टुलेटर था, पहले तो इन्होंने ये दे दिया कि लाइट जो है किस फॉर्म में चलेगी, लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में। लेकिन कुछ एक एक्सपेरिमेंट ऐसे किए गए, साइंटिस्ट और भी थे, उन्होंने मिलकर और इन्होंने भी, कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर से हम लोग कुछ एक एक्सपेरिमेंट को प्रूव नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये बात क्रॉस करके फिर थोड़ा एक्सपेरिमेंट और दे दिया, बोला जी ना, लाइट ट्रांसवर्स नेचर की होती है, वेव नेचर, लॉन्गिट्यूडनल नेचर की नहीं होती है।
क्या होती है। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल की बात करता हूँ तो मेरे को मेटेरियल मीडियम चाहिए, मेटेरियल मीडियम की बात करूँगा तो लेकिन सनलाइट जो वहाँ से यहाँ तक आती है, बीच में तो मेटेरियल मीडियम है नहीं, कुछ प्लेस तक है, ऊपर तो है नहीं, फिर भी लाइट आती है। तो इन्होंने सोचा अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल बोलूँगा तो मीडियम की जरूरत होगी, ट्रांसवर्स मीडियम, तो इन्होंने कह दिया जी ट्रांसवर्स नेचर की होती है वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव की नहीं होती। तो फाइनली क्या बताया इन्होंने, लाइट ट्रांसवर्स वेव नेचर की होती है। तो ये बात भी इन्होंने सही बता दी। फिर जो सबसे बड़ी चीज़ न्यूटन साहब एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे अपनी थ्योरी में, वो चीज़ क्या थी, न्यूटन साहब ना तो डिफ्रैक्शन डिफाइन कर पा रहे थे, ना पोलराइजेशन डिफाइन कर पा रहे थे, ना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डिफाइन कर पा रहे थे। जबकि लाइट तीनों प्रॉपर्टी को शो करती है, लाइट क्या करती है, तीनों प्रॉपर्टी को शो करती है। तो हाइजेनबर्ग साहब ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी क्या कर दिया, शो कर दिया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी शो कर दिया, और क्या कर दिया, इंटरफेरेंस को भी शो कर दिया, डिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर दिया, और पोलराइजेशन को भी प्रूव कर दिया। ऑल को क्या कर दिया, इस थ्योरी ने प्रूव कर दिया। तो हम लोगों को थोड़ा ट्रस्ट बनाए कि लाइट कैसी होती है, लाइट वेव नेचर की होती है, लाइट कैसी होती है, वेव नेचर की होती है, नॉट एक्सप्लेन। अब इन्होंने क्या किया फिर, लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी तो दिखाती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपको मैंने बताया सन से कुछ फोटोन आते हैं और मीडियम पर, किसी भी मेटेरियल मीडियम पर आके टकराते हैं, मेटेरियल मीडियम पर आके टकराएंगे तो वहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो सोलर सेल में ऐसे ही तो एनर्जी बनती है। इसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। अगर वेव आती है तो वेव इलेक्ट्रॉन को निकाल कैसे सकती है, एक्साइटेड कैसे कर सकती है, तो पैकेट्स की फॉर्म में आएंगे। फिर लोगों ने कहा जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो ये एक्सप्लेन करता है, ये तो एक्सप्लेन करता ही नहीं, तो ये एक्सप्लेन इन्होंने नहीं किया, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, इससे अगला टॉपिक वेव फ्रंट का कंसेप्ट दिया। क्या किया, वेव फ्रंट। तो इन्होंने क्या कहा, इस पांचवा जो टॉपिक है यहाँ पर इनकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो लोगों ने कहा, बोला जी 100% लाइट को तो ये थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं करती है, तो दोनों थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। लाइट में कुछ प्रॉपर्टी तो ऐसी थी जो न्यूटन साहब ने एक्सप्लेन की, बिल्कुल सेटिस्फाई करती है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी थी इन्होंने एक्सप्लेन की, सेटिस्फाई करती है, लेकिन 100% दोनों की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। फिर आइंस्टीन साहब आए, आइंस्टीन साहब ने दोनों की थ्योरी को पढ़ा, दोनों की थ्योरी को स्टडी किया, स्टडी करने के बाद कुछ इसके पोस्टुलेट्स उठाए, कुछ इसके पोस्टुलेट्स उठाए, और इन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर ये और प्रूव कर दिया तो आइंस्टीन साहब ने सोचा कि मैं 100% इसको, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, जो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में आपको बताया, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में पहला ही टॉपिक था, वो किसने बताया अपने को, आइंस्टीन साहब ने बताया। तो आइंस्टीन साहब ने कहा, बोला जी ना तो लाइट वेव नेचर की होती है, ना पार्टिकल नेचर की, लाइट हैज़ द ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर भी होता है लाइट के पास और वेव नेचर भी होता है। तो फाइनली जो हम पढ़ेंगे वो इसी को पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आप डिफरेंस क्रिएट कर सको, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं वो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी पूछ रहा है, और कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में आप लोग मिस्टेक करते हो, ठीक है। तो चलिए, अब इन्होंने वेव फ्रंट का कंसेप्ट दिया, तो अगला टॉपिक है अपने पास वेव फ्रंट। देखिए वेव फ्रंट क्या होता है, मैं यहाँ पर कुछ बताऊंगा। ये लाइट का कोई सोर्स है मेरे पास, क्या है, सोर्स है, यहाँ से लाइट एनर्जी निकलेगी, यहाँ से क्या होगी, लाइट एनर्जी निकलेगी और ऐसे करके जाएगी आगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ दूर चल के मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, एक लोकस ले लेता हूँ, ऐसे करके क्या ले लेता हूँ, एक लोकस ले लेता हूँ। तो यहाँ पर बात करूँगा, कहाँ पर बात करूँगा, यहाँ पर। तो ये सारे पार्टिकल्स मीडियम के क्या रहे होंगे, सेम फेज में, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, किसी भी माध्यम में ऐसे पार्टिकल्स का समूह, मीडियम में ऐसे पार्टिकल्स का समूह जो सेम फेज में वाइब्रेट करता है, उस समूह को मैं वेव फ्रंट बोलूँगा। तो वेव फ्रंट इज द कलेक्शन या फिर ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स विच वाइब्रेट इन द सेम फेज, सेम फेज में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अब सेम फेज में वाइब्रेट करेगा भाई, तो ये क्या हो गया मेरे पास, वेव फ्रंट हो गया। इसका नाम क्या दे दिया मैंने, वेव फ्रंट दे दिया, वेव फ्रंट, ठीक है। इस वेव का वेव फ्रंट हो गया, सेम फेज में सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। चलिए, जब ये लाइट यहाँ पर इससे टकराएगी तो टूट जाएगी, तो ये लाइट फिर आगे ऐसे करके बहुत सारे में टूट जाएगी, ऐसे करके टूट जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग वेव फ्रंट बनेंगे। जो आगे चल के और देखते हैं तो अपने पास एक वेव फ्रंट और बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
तो लाइट क्या करेगी, जैसे ही पार्टिकल्स के कांटेक्ट में मीडियम में आती जाएगी, उन पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आके स्प्लिट होती चली जाएगी, टूटती होती जाएगी और आगे, क्योंकि लाइट जब आपने देखा होगा सोर्स है, सोर्स से ऐसे करके बढ़ती है, आगे फैलती जाती है। तो इस चीज़ को भी हाइजन साहब ने एक्सप्लेन किया, आगे फैलती क्यों जाती है, क्योंकि ये पार्टिकल था यहाँ से निकली, इस वेव फ्रंट में पार्टिकल होगा, इनसे टकरा के लाइट और फैलेगी तो ये बड़ा वेव फ्रंट बनेगा। लाइट अलग अलग पार्टिकल से टकरा के और फैलेगी तो और बड़ा वेव फ्रंट बनेगा, फिर आगे पार्टिकल से जाके और फैलेगी तो और बड़ा वेव फ्रंट बनेगा। तो कैसे मूव करती है आगे, वेव फ्रंट की फॉर्म मूव करती है, डिफरेंट डिफरेंट वेव फ्रंट होते हैं, एंड वेव फ्रंट इज द ग्रुप ऑफ द पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द सेम फेज। ऐसे पार्टिकल्स का ग्रुप होता है जो सेम फेज में वाइब्रेट करेगा। तो वेव फ्रंट आप लोग समझ के क्या होता है। चलिए अब सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करूंगा मैं। तो सुपरपोजिशन क्या होता है, देखिए मैं दो वेव ले लेता हूं लाइट की, क्या ले लेता हूं, दो वेव ले लेता हूं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगला टॉपिक क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मैंने क्या कहा, वेव फ्रंट का कंसेप्ट बताया अभी, किसका कंसेप्ट बताया अभी, वेव फ्रंट का कंसेप्ट आपको बताया। चलिए एक सेकंड, देखिए सुपरपोजिशन क्या होता है, मैं एक वेव ले लेता हूं, ये इस वेव का एम्पलीट्यूड है ए, इंटेंसिटी है आई, डिस्प्लेसमेंट है y1 i1 a1। इस वेव को मैं दूसरी वेव के साथ में कंबाइन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, कंबाइन। तो देखिए ये वेव मैं मान लेता हूँ यहाँ से चली होगी, कहाँ से चली होगी, यहाँ से चली होगी, यहाँ से, ये वेव तो यहाँ से चली है, ये यहाँ से चली है, ठीक है। इन दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस फाई मान लेता हूँ, फाई क्या हो गया, इनके बीच में फेज हो गया। इस वेव का एम्पलीट्यूड हो गया a1, इसका हो गया i2, डिस्प्लेसमेंट हो गया y2। जब इन दोनों वेव को मैं कंबाइन करूँगा, ऐड करूँगा, क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो मेरे को रिजल्टेंट में एक वेव मिलेगी, क्या मिलेगी, रिजल्टेंट में एक वेव मिल जाएगी, ठीक है। और वो वेव ये होगी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वेव मिलेगी, मेरे को इसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो सुपरपोजिशन क्या होता है, सुपरपोजिशन क्या होता है, एक वेव से दूसरी वेव मिली, दोनों सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करी थी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो स्टैंडिंग वेव बनती है, ऐसे अच्छे में बताया था। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी और दोनों वेव एक दूसरे के साथ में मिलेंगी तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगी, क्या कर लेंगी, सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज की कंडीशन क्या होती है, जो वेवलेंथ इसकी है वो वेवलेंथ इसकी, जो फ्रीक्वेंसी इसकी है वो फ्रीक्वेंसी इसकी होनी चाहिए। तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगी। जब सुपर इम्पोज कर लेंगी तो जो नेट रिजल्ट में मिलेगी, इसकी एनर्जी क्या मिलेगी, कुछ ज़्यादा मिलेगी। एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सुपरपोजिशन की कंडीशन याद रखेंगे कि दोनों वेव सेम डायरेक्शन में तो जाएंगी, कहाँ पर जाएंगी, सेम डायरेक्शन में तो दोनों वेव मूव करेंगी। पहली चीज़, फेज हो सकता है, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी दोनों वेव, फिर दोनों वेव आपस में क्या होंगी, मिलेंगे। तो इसका नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लो। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा सुपरपोजिशन के केस में, एम्पलीट्यूड ऑफ द मिक्सचर विल बी a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई, क्या हो गया, इट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मिक्सिंग वेव, सुपर इम्पोज्ड वेव। कौन सी है ये, सुपर इम्पोज्ड वेव। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट भी y विल बी इक्वल टू में y2। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है तो अगर फेज है दोनों के बीच में तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाएंगे, y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर 2y1 y2 cos फाई, अगर फेज है। सिंपल ये होगा मेरे पास। अगर मैं बात करूंगा किसकी, इंटेंसिटी की, ये दिख रहा है सभी को, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी नेट मेरे पास, इंटेंसिटी इज इक्वल टू में i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट के i1 i2 cos फाई, फाई इज द फेज डिफरेंस, ये हो गया। अगर मैं एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम वगैरह की बात करने लग जाऊं तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम कहाँ पर आएगा। अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, फेज डिफरेंस क्या है, 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू तो 1 है, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हो जाएगा मेरे पास,
A1 प्लस A2 आ जाएगा। दिख रहा है सभी को? क्या आ जाएगा? A1 प्लस A2 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 0 पुट कर देता हूँ, ये तो 1 हो जाएगा, तो इंटेंसिटी मेरे पास क्या आ जाएगी? इंटेंसिटी मैक्सिमम विल बी I1 प्लस I2, दोनों का अंडर रूट, इसका होल स्क्वायर है। क्या है ये? होल स्क्वायर। इफ फाई इज इक्वल टू में 90 डिग्री, अगर मैंने फेज डिफरेंस 90 डिग्री ले लिया तो कॉस 90 तो 0 होता है, तो मेरे पास एम्पलीट्यूड की नेट वैल्यू क्या आ जाएगी? मेरे पास A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्या हो गया? अंडर रूट। और इंटेंसिटी क्या आ जाएगी मेरे पास 90 के केस में? I1 प्लस I2। क्या इंटेंसिटी आ जाएगी? I1 प्लस I2। तो देखिए, जब फेज डिफरेंस मैंने क्या लिया? 90 लिया, उस केस में एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी है। फेज डिफरेंस 0 ले लिया तो एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी है। अगर मैं फेज डिफरेंस क्या ले लेता हूँ? 180 डिग्री ले लेता हूँ। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू में 180 डिग्री, देन एम्पलीट्यूड विल बी A1 माइनस के A2 का होल स्क्वायर, या फिर A1 माइनस के A2 होल स्क्वायर से अंडर, क्योंकि ये 90 माइनस 1 हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A2 माइनस 2A1 A2 इसका स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा ये। और इंटेंसिटी की बात करूँगा तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? रूट I1 माइनस के रूट I2, क्योंकि माइनस 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो इट इज़ द वैल्यू फॉर द मिनिमम। अगर फेज डिफरेंस मेरे पास वैल्यू 180 डिग्री होता है तो मेरे को एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी मिनिमम मिलेगी और इंटेंसिटी की वैल्यू भी मिनिमम मिलेगी। और फेज डिफरेंस क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो फेज डिफरेंस 0 डिग्री के केस में हो जाएगा, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम मिलेगा और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम मिलेगी। 90 डिग्री के केस में ये होगा। तो जब सुपर इम्पोजिशन की बात करूंगा तो सुपर इम्पोजिशन के केस में जब मेरे पास फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा तो मेरे को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। जब फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा, फेज डिफरेंस 0 का मतलब क्या होता है? ये वेव यहाँ से चली है तो दूसरी भी यहीं से चले, तो नेट इनका एम्पलीट्यूड इसका A1 और दूसरी वेव अगर यहीं से चलती है ऐसे करके तो इसका एम्पलीट्यूड A2, दोनों क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर 180 हो गया तो क्या हो गया? एक वेव तो यहाँ से चली है, दूसरी वेव यहाँ से चलना शुरू कर दे, तो A1 दूसरे का एम्पलीट्यूड A2, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हो गया। अपोजिट वेक्टर हो गए तो ये मिलेगा मिनिमम। बाकी अदर कोई भी है, 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से चलेगा मैक्सिमम से, तो इस केस में ये हो जाएगा। बाकी अदर कोई है तो उसके लिए फॉर्मूला अपने पास है, ये फेज डिफरेंस 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। क्लियर सभी को? कोई डाउट? इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। अगला क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट हम लोग क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि YDSE में ये काम आएगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में काम आएगा। इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। लाइट का इंटरफेरेंस क्या होता है? देखिए, इंटरफेरेंस कुछ नहीं होता है, जो हमने अभी पढ़ा था सुपर इम्पोजिशन, यही होता है। सुपर इम्पोजिशन जो होता है यही होता है इंटरफेरेंस अपने पार्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन क्या बनते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊँगा। किसके बारे में? क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगा, इंटरफेरेंस होता क्या है रियलिटी में। तो देखिए, आपका एक क्वेश्चन है पेपर में, व्हेन टू वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवल इन द मीडियम in the same direction and to do the superimposition at the same point, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अगर मेरे पास ये वेव है और ये वेव कैसे जा रही है? ऐसे करके जा रही है, ये दूसरी वेव है, फेज डिफरेंस कुछ भी मान लेता हूँ मैं भाई, चलो ऐसे करके जा रही है, ठीक है, इनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस रहेगा, लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। कंडीशन याद रखेंगे, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जब इन दोनों वेव को मैं मिला दूंगा, इन दोनों वेव को मिला दूंगा तो दो चीज़ बनेगी। अगर इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, देखिए इंटरफेरेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। लिख लो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाम से पता क्या चल रहा है आपको? कंस्ट्रक्टिव का मतलब कुछ जोड़ना, कुछ बनाना, डिस्ट्रक्टिव का मतलब कुछ नुकसान करना। तो यहाँ से तो कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, मतलब कुछ जुड़ेगा, हाई एनर्जी मिलेगी अपने को। क्या मिलेगी? हाई। हाई चाहे एम्पलीट्यूड की बात कर लूँ चाहे इंटेंसिटी की बात कर लूँ, यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को? लो एम्पलीट्यूड या फिर लो इंटेंसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? लो एम्पलीट्यूड। जब हाई मिलेगा तो ये क्या रहेगी? ज़्यादा ब्राइट रहेगी,
और ये क्या मिल जाएगी मेरे को, डार्क मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, डार्क मिलेगी मेरे पास। लाइट जो मिलेगी वो लाइट मिलेगी नहीं, डार्कनेस मेरे को मिलेगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, और ब्राइटनेस किस में मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मिलेगी। ठीक है, अब ये डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव होता क्यों, ये डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव होता क्यों, देखिए कंस्ट्रक्टिव के केस में बात करूंगा तो मेरे को नेट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, इन दोनों के सम के बराबर मिलेगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो इसका एम्पलीट्यूड मेरे को हाई मिलेगा A1 प्लस A2 के बराबर। अगर मैं डिस्ट्रक्टिव की बात करूंगा तो ये क्या होगा, इनका फेज अपोजिट में होगा। अगर एक वेव ऊपर जा रहा होगा वाई, तो एक का नीचे आ रहा होगा, तो मेरे को एनर्जी मिलेगी नहीं, बहुत कम एनर्जी की वेव मिलेगी नहीं, मतलब डार्क मिलेगी तो लगभग एम्पलीट्यूड मेरे को 0 मिलेगा, लगभग क्या मिलेगा, 0, 100। तो कंस्ट्रक्टिव की बात करता हूँ तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए इन दोनों के बीच में, तो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख लो कंस्ट्रक्टिव के आगे, यहाँ लिख लेता हूँ, ये कंस्ट्रक्टिव है, क्या ये कंस्ट्रक्टिव होगी और ये सेकंड वाली क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव। मैं कंस्ट्रक्टिव की बात करूँगा तो फेज डिफरेंस मेरे पास n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। लैम्डा तो एक साइकिल का होता है ना, ये तो या तो वेव यहाँ से शुरू करे या फिर तीसरी वेव यहाँ से शुरू करे, इसके बराबर फेज डिफरेंस होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव के केस में। लेकिन जब मैं डिस्ट्रक्टिव की बात करूँगा तो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n माइनस के 1 लैम्डा बाई 2, मतलब मल्टीपल होना चाहिए 90 का। लैम्डा बाई 2 क्या होगा, 180 हो गया, तो लैम्डा बाई 2 तो मतलब ये हाफ होगी मेरे पास, क्या होगी, आधी वेव, तो ये आधी होनी चाहिए या फिर यहाँ पर होना चाहिए, मतलब एक साइकिल के जो बीच में आता है ये 3/2 5/2। देखो 1 पुट करोगे तो लैम्डा बाई 2, 2 पुट करोगे तो 3 लैम्डा बाई 2, 3 पुट करोगे तो 5 लैम्डा बाई 2, मतलब ये n इजिकल टू क्या मेरे पास 1 2 3 4। तो ये क्या होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव के केस में, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, ऐसे करके लैम्डा का इंटीजरल मल्टीपल मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, इंटीजरल मल्टीपल। लेकिन जब इसकी बात करूँगा n 1 2 3 पुट करो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, मतलब जो लैम्डा बाई 2 है इसका ऑड इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑड इंटीजर। ये तो मेरे पास रेगुलर मिलेगा लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल 1 2 3 4 5, ये ऑड मल्टीपल मिलेगा लैम्डा बाई 2 का 1 3 5 7। तो अगर ऐसा करके फेज डिफरेंस मिल रहा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अगर ऐसा करके मिल रहा है तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपको फेज डिफरेंस अगर पूछे तो फेज डिफरेंस बता दोगे आप, कंस्ट्रक्टिव कब होगा और डिस्ट्रक्टिव कब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला और देख लो क्या होता है, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला देख लो क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तो आप लोग समझ गए, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस, पाथ डिफरेंस ये 1 नंबर में पूछ सकता है अपने को, ठीक है। और टाइम डिफरेंस, दो वेव्स के बीच में टाइम डिफरेंस क्या है और दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस। देखिए पाथ तो अपने पास ये लैम्डा होता है ना, वेव जो चलती है लैम्डा, तो लैम्डा को 2 पाई से डिवाइड करो और 5 फेज डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आ जाएगा पाथ डिफरेंस। क्या करो, जो पाथ चला था इसने, इस एक साइकिल के पाथ को 2 पाई से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और 5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। लैम्डा को 2 पाई से डिवाइड किया तो ये 1 वैल्यू है, क्यों, क्योंकि ये 2 पाई के बराबर तो होता है, क्या है, 2 पाई। लेकिन फेज की फॉर्म में निकालना था, ये दरअसल देखोगे तो वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने लैम्डा लिख दिया और लैम्डा 2 पाई के बराबर तो होता है, ये 5 फेज डिफरेंस हो गया। अगर टाइम डिफरेंस की बात करेगा तो क्या करो, टाइम को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक साइकिल का टाइम पीरियड टाइम ही तो होता है, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो 1 ही लिखा हुआ है, लेकिन अंतर ये सेकंड की फॉर्म में, ये रेडियन की फॉर्म में, ये मीटर एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में या फिर ये रेडियन की फॉर्म में। इसको क्या कर दो, फेज डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, इट इज़ द टाइम डिफरेंस। तो किसी के भी डिफरेंस की बात करें, एक साइकिल का उस क्वांटिटी को ले लो। टाइम डिफरेंस की बात करें तो एक साइकिल का टाइम ले लो, उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो फेज डिफरेंस से। पाथ डिफरेंस की बात करी, एक साइकिल का पाथ ले लिया, 2 पाई से डिवाइड कर दिया और 5 से क्या कर दिया, किसी के भी डिफरेंस की बात करेगा उसको क्या करो, एक साइकिल की वो क्वांटिटी ले लो, 2 पाई से डिवाइड कर दो, 2 पाई से क्योंकि एंगल की फॉर्म में, क्योंकि फेज से मल्टीप्लाई करना है, फेज डिफरेंस भी तो रेडियन में होता है ये भी, और डिफरेंस की क्या क्वांटिटी हो जाएगी, पाथ डिफरेंस की तो इसकी क्वांटिटी बच जाएगी, टाइम डिफरेंस की तो टाइम की यूनिट बच जाएगी, क्योंकि फाई का भी वो यूनिट होगा, इसका भी वो यूनिट, फाई का भी यूनिट वो यूनिट को कैंसिल आउट करने के लिए हमने ये लिया,
ठीक है, और वैल्यू क्या होती है अपने पास 1 होती है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे YDAC क्या होता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, शिफ्टिंग क्या होती है और मिसिंग क्या होती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो बता दो किसी को। क्लियर है ना? न्यूटन रिंग को पढ़ेंगे और इंटरफेरेंस प्रोसेस को और पोलराइजेशन प्रोसेस को इसी के अंदर डिस्कस करेंगे।